आप लोगों को एक याद रखना है, ठीक है, वाष्टा देवी के बारे में, वाष्टा देवी, ठीक है, चलिए वाष्टा देवी, तो वाष्टा देवी के बारे में याद रखना है आपको भाई। वाष्टा देवी महाशिवगुप्त बालार्जुन, हम लोग पांडुवंश पढ़े थे ना, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के क्या थे, माता, ये माता थी, ठीक है। वाष्टा देवी जो है वो क्या करते हैं, ये 4 वेदों के ज्ञाता, ठीक है, जो छूट गया था उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है, 4 वेदों के ज्ञाता, ठीक है, 15 ब्राह्मणों को, 15 ब्राह्मणों को, ठीक है, इन्होंने आजीविका के लिए ग्राम दान में दिए थे, ठीक है, ठीक, 4 वेदों के ज्ञाता 15 ब्राह्मणों को इन्होंने आजीविका के लिए ग्राम दान में दिए थे, ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में थोड़ा सा देख लें, है ना। जो जो चीज बचा था उसको मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं। महाशिवगुप्त बालार्जुन पढ़ रहे थे, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है, बालार्जुन किसके किसके समकालीन था, समकालीन, इसके समकालीन शासक हम सब पढ़ चुके थे इसके बारे में, ठीक है। सेनक पाठ अभिलेख पढ़ चुके थे, सेनक पाठ अभिलेख क्या है, राजिम अभिलेख हम पढ़ चुके थे। इसके समकालीन शासकों के बारे में बात करें तो समकालीन शासकों में, ठीक है, एक थे कौन, विलास तुंग, ठीक है, ये कहां, सिरपुर में, ये जो महाशिवगुप्त सिरपुर में है, तो विलास तुंग जो नल शासक है, ठीक है, नल शासक, ये कहां है, बस्तर में। वही अगर बात करें तो दूसरे समकालीन शासक, ठीक है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बारे में बात करें, ठीक है, वर्धन वंश के, वर्धन वंश जो कन्नौज में, कहा, कन्नौज में शासक कर रहे हैं, सॉरी विक्रमादित्य नहीं, हर्षवर्धन है, ठीक है। चलिए इसको विक्रमादित्य नहीं, हर्षवर्धन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। और एक इसके समकालीन शासक मान सकते हैं कौन, पुलकेशिन द्वितीय को, किसको, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, चालुक्य वंशी शासक, चालुक्य वंशी शासक, चालुक्य वंश के, चालुक्य वंशीय शासक, ये अगर हम बात करें तो कहां, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंशी शासक, ठीक। ये 3 शासक क्या थे, महाशिवगुप्त बालार्जुन के, ठीक, उसके समकालीन शासक थे, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, अगर बात करें हम तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है पराजित हुआ था, ठीक है, पराजित, किससे पराजित हुआ था, तो समझिए थोड़ा सा इतिहास में इसके, ठीक है। चालुक्य वंशी शासक कौन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही महानतम शासकों में गिना जाता है, जैसे समुद्रगुप्त के नाम जैसे हम जानते हैं, वैसे पुलकेशिन द्वितीय को जानते हैं, ठीक है। ये भी अगर बात करें तो इस वंश के महाप्रतापी शासक के रूप में हुए, ये भी विश्व विजयी का लक्ष्य रख के क्या किए, उत्तर भारत पर, ठीक है, आक्रमण किए, उत्तर भारत पर आक्रमण। इनका अगर बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय का लक्ष्य क्या था, हर्षवर्धन को क्या करना, पराजित करना या उत्तर भारत पर कब्जा करना, ठीक है, क्या करना, इसका अगर बात करें तो हमारा जैसा एम क्या है, हम पढ़ा रहे हैं, हमारा एम ही है पढ़ाना, ठीक है, आपको क्या करना, ठीक है, काबिल बनाना। तो इनका एम क्या था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय का एम था क्या, ठीक है, कि उत्तर भारत पर कब्जा करना, क्या करना, उत्तर भारत पर कब्जा करना। ध्यान से सुनिए जी, तब समझ में आएगा, ठीक है, उत्तर भारत पर कब्जा करना। गुड मॉर्निंग, कौन है भाई, सूरज कुमार, ठीक है, ठीक, क्लास स्टार्ट हो गया है जी, सूरज कुमार, ठीक है। चलिए, उत्तर भारत पर कब्जा करना, ठीक। वही अगर बात करें तो अब क्या है, अब
उत्तर भारत पर कन्नौज पर अधिकार था किसका? हर्षवर्धन का। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया, और दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध। कहां? रेवा, मतलब नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, आक्रमण कहां हुआ? नर्मदा नदी के तट पर। अब ये आक्रमण करने के लिए उत्तर भारत गए हैं तो छत्तीसगढ़ से ही होके गए हैं। अब थोड़ा समझिए, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, किसको? अब छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र पर, दक्षिण छत्तीसगढ़ पर, मतलब बस्तर पर, ठीक है, इस समय कौन है? नल वंश। और नल वंश में कौन है? विलासतुंग। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने विलासतुंग को पराजित किया और महाशिवगुप्त बालार्जुन को भी पराजित किया। ठीक है, और हर्षवर्धन को भी पराजित किया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। क्योंकि ये उत्तर की ओर जा रहे हैं तो उत्तर की ओर विलासतुंग भी मिल गए, साथ ही साथ निपटा दिए, है ना भाई। और सिरपुर में पांडु वंश में कौन है? महाशिवगुप्त बालार्जुन है, उसको भी साथ ही साथ निपटाते हुए चले गए। ठीक है, और जो लक्ष्य था उत्तर भारत पर, कौन थे? महाप्रतापी शासक हर्षवर्धन, उनको भी निपटा दिए। कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं नल वंश। ठीक है, नल वंश। अच्छा, थोड़ा सा पांडु वंश में और थोड़ा सा अगर देखें तो देखो, महाशिवगुप्त बालार्जुन का अगर बात करें तो बालार्जुन का एक भाई है। ठीक है, बालार्जुन का भाई है कौन? रणकेसरी। नाम क्या है जी? रणकेसरी। ठीक है, जैसे बालार्जुन को अर्जुन की तरह समझते हैं, वैसे ही रणकेसरी को भीम कहा जाता है। इसको भीम कहा जाता है, भीम से इसको, ठीक है, उपाधि दिया जाता है भीम का। किसको? रणकेसरी को। मतलब भीम के समान गदा चलाने में सक्षम थे ये। मतलब जैसे ये बाल्यकाल में अर्जुन के समान तीर चलाते थे, ठीक है, वैसे ही भीम जो है, ये रणकेसरी जो है, भीम के समान गदा चलाते थे, इसको इसीलिए इसको भीम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बालार्जुन का पुत्र हुआ कौन? शिवनंदी। बालार्जुन का अगर बात करें तो उत्तराधिकारी कौन हुआ? शिवनंदी। शिवनंदी क्या है? अयोग्य शासक सिद्ध हुए। अयोग्य शासक सिद्ध हुए। ठीक है, ऐसे ही इसका ये पांडुवंश का क्या होता है? पांडुवंश खत्म हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है। ठीक, चलिए आगे। उसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी, ठीक है, नल वंश बता दूंगा, फिर नल वंश के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या, ठीक है, उड़ीसा के सोमवंश। ठीक है, क्या सिमिलरिटी है पांडुवंश, पांडु और सोम बोलते हैं, और क्या सिमिलरिटी है आपके, ठीक है, नलों से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नलवंश। ठीक है, क्या चीजें हैं भाई नलों में, ऐसा क्या चीज है? चलो, नलवंश ये भी हमारा क्या है? क्षेत्रीय राजवंश। क्या है? क्षेत्रीय राजवंश है नलवंश। ठीक है, नलों में ऐसा क्या क्या चीजें हैं? चलो, नलवंश में अगर हम बात करें तो इनका राजधानी की बात करें, नलों की राजधानी। ठीक है, चलिए, नलों की राजधानी या नलों का शासन क्षेत्र। ठीक है, नलों का शासन क्षेत्र। नलों का शासन क्षेत्र कहां पर था? बस्तर। कहां पर था? बस्तर पर। ठीक है, वही अगर हम बात करें, ठीक है, इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या हुआ? तो राजधानी हुआ क्या? ठीक है, पुष्करी। पुष्करी, और यही पुष्करी बाद में क्या बन जाएगा? पूर्णागढ़। क्या बन जाएगा? पूर्णागढ़। ठीक है, बस्तर और उड़ीसा वाला क्षेत्र पुष्करी। ठीक, चलिए, ठीक है, पुराणों में इनका क्या है? पुराणों में उल्लेख है। पुराणों में इनका उल्लेख है। ठीक है, तो कैसे उल्लेख है? कौन से पुराण में? तो एक है वायु पुराण। ठीक है, 18 पुराणों में से एक पुराण वायु पुराण में इनका उल्लेख है। वायु पुराण में नलों को क्या कहा गया? नलों को
कोशल तथा निषद, कोशल तथा निषद प्रदेश का स्वामी कहा गया, निषद प्रदेश का स्वामी कहा गया। ठीक है, पहले इनका क्षेत्र होता था क्या, निषद, ठीक है, कहा गया। अब थोड़ा समझिए ये नल कैसे कहलाए, है ना, नलों का इतिहास क्या है, कैसे ये नल कहलाए। ठीक है, अब थोड़ा समझिए। ठीक, एक हम कहानी सुनते हैं नल दमयंती का, नल दमयंती। ठीक है, एक राजा थे निषद प्रदेश में, निषद प्रदेश में राजा नल का विवाह दमयंती से होता है। ठीक है, अब यही नल और दमयंती का वंश आगे बढ़ता है और एक क्या हो जाते हैं, नल वंश कहलाते हैं। ठीक है, नल और दमयंती, नल एक राजा थे, नल क्या था, राजा, और इस राजा का शासन क्षेत्र कहां था, निषद प्रदेश में, निषद प्रदेश। ठीक है, ठीक, और निषद प्रदेश के कारण ये क्या कहलाए, ठीक, क्या हो गया, ये नल वंश कहला गए। ठीक है, किसके कारण, राजा नल और दमयंती। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसके संस्थापक, तो नल वंश का संस्थापक की बात करें तो नल वंश का संस्थापक माना जाता है, किसको बोलते हैं, शिशुक, शिशुक या सिमुक को, शिशुक या सिमुक को। ठीक है, चलिए संस्थापक, ठीक, शिशुक या सिमुक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक कौन, वराहराज, कौन माने जाते हैं, वराहराज। ठीक है, वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन माने जाते हैं, वराहराज। ठीक है जी, चलिए अब थोड़ा सा इनके शासकों के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर स्टार्टिंग से चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए इनके शासक, नलों के शासक कौन कौन हुए। ठीक है, नलों में कौन कौन शासक हुए, चलिए पहला शासक हुए शिशुक, कौन हुए, शिशुक। शिशुक के बाद हुए व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बाद वृषध्वज, या इसी को वृषभराज भी कहा गया है, वृषध्वज याद रखना है। वृषध्वज के बाद, ठीक है, कौन हुए, वराहराज। ठीक है, वराहराज के बाद शासक हुए वराहराज का पुत्र भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन के दो बेटे, ठीक है, एक का नाम था अर्थपति, ठीक है, भट्टारक। ठीक है, अब नल वंश थोड़ा सा समझिएगा। नल वंश दक्षिण क्षेत्र में जो वंश थे, भट्टारक क्यों लिखा है, भट्टारक जो है इनकी उपाधि वगैरह नहीं है। भट्टारक क्या होता है, जो बड़ा बेटा होता है, बड़ा पुत्र, उसको हम भट्टारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, और एक था स्कंद वर्मन, एक कौन थे, स्कंद वर्मन। ठीक है, चलिए उसके पश्चात जो है कौन आएंगे, स्तंभराज। स्तंभराज के बाद नंदराज। ठीक है, नंदराज के पश्चात जो है शासक हुए, ठीक है, पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र के बाद कौन होंगे, विरूपाक्ष। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष के बाद शासक हुए विलासतुंग। कौन होंगे, विलासतुंग। ठीक है, शिशुक, शिशुक के बाद कौन होंगे, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बाद वृषध्वज। ठीक है, वृषध्वज के बाद वराहराज। वराहराज के बाद भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन के दो बेटे, एक का नाम था अर्थपति,
ठीक है, भट्टारक, और एक का नाम था स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन के बाद शासक को स्तंभराज, स्तंभराज के बाद नंदराज, नंदराज के बाद पृथ्वीव्याघ्र, उसके बाद विरूपाक्ष, विरूपाक्ष के बाद विलासतुंग। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आया? चलिए, विलासतुंग के बाद जो है, ठीक है, ठीक, चलिए इतना सा सब याद रखिएगा, शिशुक, व्याघ्रराज, वृषध्वज, वराहराज। ठीक है, देखो वाह वाह वाह, ठीक है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, एस फिर बी, वी वी, है ना? ठीक है, फिर बी, ठीक, फिर उसके बाद ए, फिर एस, फिर आ गया एस, ठीक, फिर उसके बाद एस एस एन। ठीक है, यहां पर एस बी 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 बी, ऐसा एस बी बी बी, फिर बी, भागवतवर्मन। ठीक है, ऐसे याद रखना है आप लोगों को। ठीक, एस के बाद ट्रिपल बी, उसके बाद बी आ गया। ठीक है, यहां से यहां तक, उसके बाद फिर से क्या करो, ए, फिर उसके बाद एस को डबल, अर्थपति हो गया। ठीक है, उसके बाद स्कंदवर्मन, स्तंभराज, नंदराज। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीव्याघ्र, फिर वी वी, विरूपाक्ष और विलासतुंग। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक, अच्छा, ये पृथ्वीव्याघ्र नहीं, पृथ्वीराज है जी। ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ा सा व्याघ्र नहीं है, ये राज है। ठीक है, चलिए यहां पर ये पृथ्वीराज है और ये विरूपाक्ष है, फिर विलासतुंग, फिर है पृथ्वीव्याघ्र, यहां पर है पृथ्वीव्याघ्र। ठीक है, उसके बाद भीमसेन देव। कौन है? भीमसेन देव। भीमसेन देव के पश्चात आपका कौन होगा? नरेंद्र थबल, नरेंद्र धवल, धबल थबल ऐसे। ठीक है, फिर होंगे नरेंद्र थबल। ठीक, चलिए शिशुक, व्याघ्रराज, वृषध्वज, वृषभराज, वराहराज, भागवतवर्मन, अर्थपति, भट्टारक, स्कंदवर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज। ठीक है, उसके बाद विरूपाक्ष, विलासतुंग। ठीक है, पृथ्वीव्याघ्र, भीमसेन देव, नरेंद्र थबल। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें मैं आप लोगों को, ठीक है, क्या बताने जा रहा हूं, थोड़ा समझिए। ये जो आपके कौन है? वराहराज। ठीक है, भागवतवर्मन और अर्थपति भट्टारक। ठीक है, सोने के सिक्के कौन कौन चलाए थे? तो सोने के सिक्के चलाने वाले शासक, सोने के सिक्के चलाने वाले शासक कौन कौन है? एक है वराहराज। कौन है? वराहराज, पहले बता दे रहा हूं इसको। दूसरा है भागवतवर्मन और तीसरा है क्या? ठीक है, अर्थपति भट्टारक। तीसरे हैं कौन? अर्थपति। ठीक है, वराहराज, भागवतवर्मन, अर्थपति, ये तीनों लोग हैं वो सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है जी, चलिए ठीक, थोड़ा सा अब चलिए नलवंश। ठीक, नलवंश में मैंने आपको बताया था कि जो नलवंश थे उनका जो जिक्र है वो वायु पुराण में है। ठीक है, वायु पुराण में क्या कहा गया है इसको? ठीक है, नलों को कौशल तथा निषद का स्वामी कहा गया है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में। ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया था? ठीक, कि वायु पुराण, देखो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, क्या? वायु पुराण। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, देखो वायु पुराण तथा ब्राह्मण पुराण के आख्यान से ज्ञात होता है कि नल वंशों का कौशल प्रदेश पर शासन स्थापित हो गया। मैंने यही बताया था, कौशल तथा निषद का स्वामी महान माना गया है। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए नलवंश के मात्र 5 जो है अभिलेख, 2 उड़ीसा, एक अमरावती, एक बस्तर तथा एक राजिम से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस वंश से कुछ शासकों के स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुए, जैसे कि मैंने अभी बताया था। कौन कौन से? 3 शासक, वराहराज, ठीक है, भागवतवर्मन और अर्थपति भट्टारक, ये तीन के क्या है? स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रयाग प्रशस्ति में अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के महेंद्र के पश्चात महाकांतार क्षेत्र में शासन करने वाले शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। मैंने ये पहले क्लास में बता चुका है। अगर आप मेरा जो है गुप्त काल और आप
अगर बात करें तो शरभपुरी वंश में, शरभपुरी नहीं, वाकाटक वंश में अगर आप पढ़ेंगे तो वाकाटक वंश के महेंद्र सेन, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो वंश जिक्र नहीं होता, केवल ये माना जाता है कि कौशल के, क्या दक्षिण कौशल के महेंद्र को पराजित किया था। इतिहासकार कंफ्यूज है कि वो महेंद्र कौन है। कई इतिहासकार मानते हैं, विवादित है, कंफ्यूज है, वो विवादित है। कई इतिहासकार मानते हैं कि वो शरभपुरी वंश के राजा महेंद्र थे, कई मानते हैं कि वाकाटक के राजा महेंद्र थे, ठीक है। बस आपको यही लिख के आया था बस, कौशल में किसके, कौशल के महेंद्र को पराजित किया था। और महाकांतार, गुप्त काल में बस्तर को क्या कहा गया, महाकांतार। समुद्रगुप्त ने महाकांतार के व्याघराज को पराजित किया था, ठीक है, व्याघराज को पराजित किया था, ठीक। चलिए चलिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें आ जाता हूं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। पहला शासक कौन थे, शिशुक या सिमुक थे, ठीक है। पहला शासक कौन थे, शिशुक या सिमुक, ठीक है। पहला शासक कौन थे, शिशुक। आदि पुरुष, किसका आदि पुरुष, नलों का आदि पुरुष। क्या कहा जाता है इसको, नलों का आदि पुरुष कहा जाता है इसको। किसको, नलों का आदि पुरुष, किसको, सिमुक को, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक, नलों का आदि पुरुष, बस इतना याद रखना शिशुक के बारे में, ठीक है। अगर बात करें समकालीन, तो ये समकालीन किसके थे, तो ये वाकाटकों के समकालीन थे। समकालीन की बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम के समकालीन थे। मैंने पहले ही बता दिया था वाकाटक का, ठीक है। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम के ही पुत्र कौन थे जी, प्रवरसेन प्रथम के पुत्र कौन थे, मतलब क्लास नहीं देखे, पिछला क्लास में देखे ना। प्रवरसेन प्रथम का पुत्र कौन थे, रुद्रसेन प्रथम, जिसको महेंद्र सेन के नाम से जाना जाता है। और एक जो है महाराष्ट्र में एक शाखा की स्थापिता और हुआ था, ठीक है, वाशिम शाखा, वत्सगुल्म, सर्वसेन, ठीक। क्लास देखिए जी, क्लास देखेंगे तभी समझ में आएगा। प्रवरसेन प्रथम के समकालीन था कौन, शिशुक या सिमुक, ठीक है। चलिए अगला शासक के बारे में बात करें, ठीक। चलिए चलिए, दूसरा शासक अगर बात करें तो दूसरा शासक हुए व्याघ्रराज, ठीक है। चलिए व्याघ्रराज की बात करें तो व्याघ्रराज, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है, समुद्रगुप्त का अभिलेख, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार, ठीक है, समुद्रगुप्त ने महाकांतार के शासक, महाकांतार के शासक कौन है, यही है, ठीक है। महाकांतार मतलब बस्तर वाला क्षेत्र, ठीक है। महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था, व्याघ्रराज को पराजित किया था, ठीक है। किसको, व्याघ्रराज को, ठीक। किसने, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का ही एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हरिशरण द्वारा कृत, ठीक है। चलिए हरिशरण कृत बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे अगर बात करें व्याघ्रराज के बाद, ठीक है, तीसरा शासक कौन, वराहराज। कौन होंगे जी, वराहराज, ठीक है। चलिए अच्छा, वृषध्वज है ना, ठीक है, उसके बाद वराहराज है, वृषध्वज है ना, वृषध्वज या वृषभराज, ठीक है। कौन है, वृषभराज, वृषध्वज या वृषभराज, ठीक है। चलिए वृषध्वज या वृषभराज, ज्यादा जानकारी इनकी मिलती नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद है वराहराज, ठीक है। कौन है, उसके पश्चात वराहराज, चौथा। चलिए वराहराज के बारे में बात करें। वराहराज नलों का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। क्या माने जाते हैं, नलों का वास्तविक संस्थापक, नलों का वास्तविक संस्थापक।
नलों का वास्तविक संसार पर। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर्ण सिक्के 3 लोग चलाए हैं, वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये सिक्के चलाए हैं, ठीक है, कहां से मिले हैं, तो ये जो है इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो ये कहां से मिलेंगे, तो इनके जो स्वर्ण सिक्के मिले हैं, ठीक है, कितने 29 स्वर्ण सिक्के मिलते हैं, वो कोंडागांव के एड़ेंगा से, कोंडागांव जिले के एड़ेंगा नामक स्थान से 29 स्वर्ण सिक्के, ठीक है। चलिए टोटल अगर बात करें तो 32 स्वर्ण सिक्के मिलते हैं जी, कितने 32, ठीक है। हाँ, तो एक मैंने बताया था वराहराज, एक मैंने बताया था भवदत्त वर्मन और एक मैंने बताया था अर्थपति। तो याद रखिएगा ये जो वराहराज की अगर बात करें तो इसके 29 स्वर्ण सिक्के तो मिल चुके हैं, कहां, एड़ेंगा से। एड़ेंगा से एक और सिक्के मिलते हैं किसके, भवदत्त वर्मन के 1 स्वर्ण सिक्का मिलता है, वहीं अर्थपति के 2 स्वर्ण सिक्के मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और मतलब आपके वराहराज के 29, भवदत्त वर्मन के 1, अर्थपति के 2, ठीक है, 2 स्वर्ण सिक्के। चलिए ठीक, इन स्वर्ण सिक्कों में क्या लिखा हुआ है, तो इन स्वर्ण सिक्कों में लिखा हुआ है श्री वराहराजस्य लिखा हुआ है, श्री वराहराजस्य उत्कीर्ण किया गया है, उत्कीर्ण है किसके सिक्कों पर, वराहराज के, ठीक है, ठीक। और ये अगर बात करें तो वराहराज कौन से धर्मों को मानते थे, शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म अनुयायी था ये, ठीक है। कैसे पता चलता है कि ये शैव धर्म अनुयायी था, कैसे पता चलता होगा, सिक्के में, ठीक है, एक तरफ श्री वराहराजस्य लिखा हुआ तो एक तरफ जो है सिक्के में नंदी का अंकन है, सिक्कों में नंदी का अंकन है, जिससे हम ये पता चलता है यहां पर नंदी, त्रिशूल, ठीक है, और नंदी हो गया, त्रिशूल अगर इसका अंकन है तो वो क्या है, शैव धर्म, ठीक है। जहां पर शंख, चक्र, गदा, गरुड़ का अंकन है वहां पर वैष्णव धर्म, ठीक है। और जहां पर दुर्गा का अंकन है वहां पर शाक्त धर्म, और जहां पर लक्ष्मी का अंकन है वहां पर लक्ष्मी विद्या की देवी नहीं, वो अलग, मतलब अगर कोई भी वैष्णव यहां से वो उसको हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वैष्णव धर्म के हैं कि शैव, क्योंकि शैव धर्म वाले भी लक्ष्मी का अंकन वाला चलाए हैं, वैष्णव धर्म वाले भी चलाए हैं, ठीक है। उसको भी शाक्त धर्म नहीं भी जाता, शाक्त धर्म में आपके दुर्गा, काली, ठीक है, ये है वो शाक्त धर्म में आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये जो है सिक्के में क्या है, नंदी का अंकन है, इसलिए ये हमको बताते हैं कि ये शैव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई सामान्य राजा सोने के सिक्के जारी कर दे, कोई राजा जिनका वर्चस्व हो, जिनका बहुत ज्यादा क्या है, उनके पास संपत्ति हो, बहुत ज्यादा क्षेत्र विस्तार हो, वही राजा क्या करते हैं, आपके सोने के सिक्के जारी करते हैं, ठीक है। सोने के सिक्के जारी करना मामूली बात नहीं था, ठीक। अब इसी कारण इसका एक वैभव बना हुआ था नल्लों में, मतलब बस्तर में, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसी वैभव को देखकर जो वाकटक शासक कौन थे, नरेंद्र, इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं कि इनके पास संपत्ति ज्यादा है, ठीक है। तो नलों का आक्रमण कर देते हैं, या इसी के समय बात करते हैं तो इसी के समय क्या हुआ था, ठीक है, वाकटक शासक नरेंद्र, ठीक है, ने वराहराज के ऊपर आक्रमण किया, वराहराज के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि इसके पास संपत्ति था, क्षेत्र था, उस क्षेत्र को क्या करना, हड़पने के लिए,
ठीक है, चलिए इनका जो है महाकांतार में जो नल है वो प्रभावी हो रहे थे उत्तर के समय। अगर हम बात करें नरेंद्र के जो पिता थे प्रवर्सन द्वितीय, ठीक है, उसके समय से क्या है नलों का प्रभाव बढ़ता चला गया था। कई बार हमको ये देखने को मिलते हैं जो प्रवर्सन द्वितीय था उन्होंने अपना ये राज्य छोड़ दिया था दक्षिण कोसल, ठीक है, और प्रवरपुर को राजधानी बनाया था कुछ समय के लिए, यह भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब भौदत्त वर्मन की बारी आई, ठीक है, भौदत्त वर्मन ने क्या किया, ठीक है, तो भौदत्त वर्मन की बात करें, अब उसके बाद कौन आया, भौदत्त वर्मन आया, किसके बाद, बड़ाहराज के बाद, ठीक है। अब भौदत्त वर्मन से उसका क्या नाता था ये समझ में नहीं आता कि उसका पुत्र था, उसका भतीजा, उसका बेटा क्या था, उसका क्या लगता था, ये समझ में नहीं है, ठीक है। चलिए भौदत्त वर्मन ने गद्दी प्राप्त करने के पश्चात, मतलब भौदत्त वर्मन जैसे ही शासक बना, ठीक है, क्या किया, अपने पिता का बदला लिया, वराहराज का बदला, किससे, नरेंद्र सेन से, ठीक है, ठीक, साम्राज्य पर आक्रमण किया तथा किसके ऊपर, वाकाटक शासक, ठीक है, ठीक, तत्कालीन शासक सम्राट नरेंद्र सेन को पराजित किया और भौदत्त ने वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन पर अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है। अब कहां चले गए, नंदीवर्धन मतलब नागपुर वाले क्षेत्र पर, ठीक है, नांदेड़, ये महाराष्ट्र नागपुर वाला, ठीक, अधिकार स्थापित कर लिया। कहने का मतलब है अपने बाप का बदला लिया है, ठीक है जी, अपने पिता का बदला लिया और पिता का बदला लेते हुए अधिकार कर लिया कहां पर, ठीक है, नंदीवर्धन पर, ठीक। और यहीं से एक ताम्रपत्र जारी किया जिसको बोलते हैं रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ठीक है, नंदीवर्धन से एक ताम्रपत्र जारी किया, क्या, रिद्धिपुर ताम्रपत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, भौदत्त वर्मन का रिद्धिपुरा ताम्रपत्र या रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र, ठीक है, ताम्रपत्र जारी कहां से किया गया है, तो जारी करता या जारी किया गया है कहां से, ठीक है, तो नंदीवर्धन से ही जारी किया, ठीक है, नंदीवर्धन से जारी, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है रिद्धिपुर, ठीक है, ताम्रपत्र, रीठापुर, ठीक है, चलिए, ठीक। अब ये आता है कि जो आक्रमण किया था, जो आक्रमण किया था वो कब किया था, क्या तुरंत जैसे कि शासक बना होगा तो तुरंत तो नहीं कर दिए कि आज मैं शासक हूं, आज मैं क्या पूरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, पूरे रीति रिवाज पूरे प्रथा के अनुसार मैं शासक बन गया, आज ही जाके आक्रमण कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो आक्रमण किया था, जैसे उनका शासनकाल 11वें वर्ष में ये आक्रमण किया था, किसके ऊपर, किसके ऊपर, नरेंद्र के ऊपर, ठीक है, हाँ, तो यहां पर ये लिखा हुआ है कौन से वर्ष में, 11वें वर्ष में, ठीक है, यह दान पत्र उसके राजत्व काल के 11वें वर्ष में, ठीक है, जब वो आक्रमण किया था तो शासनकाल, ठीक है, शासन सत्ता के 11वें वर्ष में, ठीक है, कितने, 11वें वर्ष में, ठीक। अब थोड़ा समझिए और क्या बता रहा हूं इसमें, ठीक, सही। कई बार पत्नियों के नाम पूछ देते हैं भाई, है ना, ठीक है, तो देखो एक पॉइंट हो गया, ठीक है, भौदत्त वर्मन के कितने, अड़ेंगा से कितने सिक्के मिले, स्वर्ण सिक्के, भौदत्त वर्मन के 29, 2 पक्का, एक ना भाई, ठीक है, देखो टोटल कितने हैं, टोटल 32 मिले हैं, जिसमें से इसको बाहर दो ना यार, है ना, हाँ, ठीक है, 32 में 29 वराहराज के, ठीक है, जिसमें से एक जो है भौदत्त वर्मन के और 2 अर्थपति भट्टारक के, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें तो कई बार पत्नियों के नाम पूछते हैं, तो भौदत्त वर्मन की पत्नी का नाम था अचाली भट्टारिका, क्या नाम है, अचाली भट्टारिका। अब भट्टारिका कैसे, मैंने बताया था, ठीक है, इनका नाम था अचाली, बस भट्टारिका कैसे हो गया, भट्टारक किसको बोलते थे, जहां ज्येष्ठ पुत्र हुआ, ठीक है, दक्षिण वाले क्षेत्र में जहां ज्येष्ठ पुत्र हुआ, बड़ा पुत्र हुआ, उसको भट्टारक कहा जाता है, ठीक है, और उसकी बहू क्या हुई, जेठानी हुई ना, तो जेठानी मतलब क्या होगा, भट्टारिका हो गई, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है अचाली और वो लग गया क्या, भट्टारिका, बड़ी बहू हुई इसलिए,
ठीक है, भट्टारक की भट्टारिका, है ना। ठीक, चलिए चलिए, ठीक है। कहा जाता है कि देखो यहां से ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, आपके जो है सीजीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन देखो, एक है जो अचाली भट्टारिका और कौन आपका भौदत्त वर्मन, ठीक है, भौदत्त वर्मन, ठीक। तो भौदत्त वर्मन जो है वो अचाली भट्टारिका जब किस ग्राम को किसको दान किया, ठीक है, ऐसा आता है क्वेश्चन। तो देखो, जब रानी अचाली भट्टारिका के साथ गंगा यमुना के संगम प्रयाग में स्नान किया तथा इस अवसर पर, ठीक है, कदमगिरी ग्राम को ब्राह्मण माद्राचार्य, ठीक है, तथा उसके 8 पुत्रों को दान में दे दिया। कौन से ग्राम? कदमगिरी ग्राम, ठीक है। चलिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, उसके 8 पुत्रों को, ठीक है। चलिए मात्रदाचार्य, ठीक है, मात्रदाचार्य, ठीक है। चलिए चलिए, क्या बोला जाता है कि भौदत्त वर्मन जो है नल वंश का एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसने वाकाटकों द्वारा विजित न केवल अपने राज्य को छुड़ाया वरन वाकाटकों की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार उसका राज्य, ठीक है, बरार से लेकर उड़ीसा तक फैल गया था, ठीक है। कहां से? बरार से लेकर उड़ीसा तक फैल गया था। वह ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि उस पर महेश्वर महासेन, शिव तथा कार्तिकेय की कृपा थी, ठीक है। चलिए, कुछ खास नहीं है। इसने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी, एरेंगा से प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है। भौदत्त वर्मन का एक सोने का सिक्का मिला है, देखो मैंने पहले बताया था, एक सोने का सिक्का मिला है भौदत्त वर्मन का, ठीक है, जिस पर श्री भौदत्त राजस्व लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पर क्या लिखा हुआ था? श्री वराह राजस्व लिखा हुआ था, और यहां पर क्या है? श्री भौदत्त राजस्व अंकित है, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या लिखा है, ठीक है, ध्वज त्रिपताका युक्त, ठीक है, था, ठीक। इसका राज्य कहने का मतलब है, ठीक है, क्या? ध्वज त्रिपताका एक ऐसा है, ऐसा, ठीक है, इसका मतलब यही है, ठीक। चलिए, ठीक है जी। उसके बाद कौन हुए शासक? उसके बाद शासक कौन हुए? भौदत्त वर्मन, ठीक है। इतिहास में इसको भौदत्त वर्मा कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, अर्थपति भट्टारक जी। भौदत्त वर्मन देख चुके थे ना, अर्थपति भट्टारक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। भौदत्त वर्मन की पत्नी थी कौन? अचाली भट्टारिका, और अचाली भट्टारिका से 2 उत्पन्न पुत्र हुए थे। एक का नाम था क्या? अर्थपति भट्टारक, और एक का नाम था क्या? स्कंद वर्मन, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। भौदत्त वर्मा के 2 पुत्र थे, ठीक है। भौदत्त वर्मा के अगर बात करें तो भौदत्त वर्मन के 2 पुत्र, एक का नाम था अर्थपति, पहले ही बताया था, और एक का नाम था स्कंद वर्मन, एक का नाम था क्या? स्कंद वर्मन, ठीक है, ठीक। अब बड़ा होने के कारण अब किसको मिला शासन सत्ता? अर्थपति को, है ना, और उत्तराधिकार में एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ। अब देखो, अब यहां पर ये जो कौन है? अर्थपति भट्टारक है, तो वाकाटक में, ठीक है, एक नया शासक उभर के आएगा जिसका नाम था क्या? पृथ्वीसेन द्वितीय। कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय। और इसके बहुत बड़े साम्राज्य पर, इस साम्राज्य को क्या कर देगा? पूरा तहस नहस कर देगा, ठीक है। चलिए, वाकाटक नरेंद्र सेन तथा उसके पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय, यही लिखा हुआ है, ठीक है, ने अर्थपति को नंदीवर्धन से मार डाला। अर्थपति ने अपने शासन के 7वें वर्ष नलों की राजधानी पुष्करी से अपना दानपत्र प्रसाद किया, ठीक है, ठीक, जो यह प्रमाणित करता है कि इस समय तक अर्थपति नंदीवर्धन से पुष्करी वापस आ गया था। अब देखो, अब क्या कर दिया पृथ्वीसेन ने? अब यहां से नंदीवर्धन से, जहां पर उसका साम्राज्य था, वहां से वो भगा दिया, किसको? अर्थपति भट्टारक को, ठीक है। चलिए, ठीक। और एक ताम्रपत्र, जो एक अभिलेख जारी किया था अर्थपति भट्टारक ने, उसका नाम है केसरी बेड़ा अभिलेख। क्या है नाम? केसरी बेड़ा अभिलेख,
केसरी बेड़ा अभिलेख, ठीक है, केसरी बेड़ा अभिलेख, ठीक। चलिए, पृथ्वीसेन द्वितीय के अभिलेख से ज्ञात होता है, देखो पृथ्वीसेन द्वितीय का मैंने बताया था एक अभिलेख जिसको बोलते हैं बालाघाट अभिलेख, बालाघाट अभिलेख, बालाघाट ताम्रपत्र या बालाघाट अभिलेख बोलते हैं इसको, ठीक है। उसे ज्ञात होता है कि उसने नलों की राजधानी पुष्करी पर आक्रमण किया था, उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पूरा आगजनी कर दिया था, जला दिया था, ठीक। यह घटना कब हुई, ठीक है, अर्चपति के शासन के 7वें वर्ष के पश्चात हुई, ठीक है। अब वहां पर वो 11वें वर्ष, यहां पर ये जैसे ही शासन बना था, शासक बना था, उसके 7वें वर्ष में ये सब घटना हो गया, पुष्करी को भी आगजनी कर दिया, ठीक है। चलिए, अब देखो केसरी बेड़ा अभिलेख में अर्चपति के लिए क्या क्या उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उपाधि महेश्वर, दूसरा उपाधि महासेनापति का, तीसरा सृष्टि राज्य विभव, ठीक है, त्रिपताका ध्वज, नल नृपति, ठीक है, नल नृपति ये एक साथ है, कुलान्वय, ठीक है। ये इतनी इसकी उपाधियां हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उपाधि में अर्चपति के क्या है, महेश्वर, महासेनापति, सृष्टि राज्य विभव, त्रिपताका ध्वज, नल नृपति, कुलान्वय, ठीक है। चलिए, अलग अगर बात करें तो महाराज भट्टारक आदि, ठीक है, ठीक, क्या है उपाधियों से, ठीक है, विभूषित है कौन, अर्चपति भट्टारक, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, इसका शासनकाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई मतलब भी नहीं जानने का। अब थोड़ा समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो, पृथ्वीसेन द्वितीय का कोई उत्तराधिकारी नहीं था या कोई बेटा नहीं था, ये वाकाटक का ना, मैं वाकाटक और इसको समकालीन लेके चल रहा हूं भाई। पृथ्वीसेन द्वितीय का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है। अब उत्तराधिकारी नहीं था तो भाई कौन हुआ, जो वत्सगुल्म शाखा के, जो बाशिम शाखा थे महाराष्ट्र के, वहां के 2 शासक यहाँ पर नंदीवर्धन आके क्या किए, शासन किए, ठीक है। उसमें से एक का नाम था क्या, देवसेन, देवसेन, और एक का नाम था क्या, हरिसेन। कौन था, हरिसेन, सेन ना है ये, हरिसेन, ठीक है। चलिए, अर्चपति के पश्चात उसका छोटा भाई स्कंदवर्मन गद्दी पर आया, ठीक है। चलिए, अब पुष्करी को कौन नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, लिखा हुआ है ये पृथ्वीसेन द्वितीय ने, है ना, ठीक है। देखो भूलो मत कैसे कैसे क्या हुआ, एक तरफ वाकाटक रखो, एक तरफ नल को रखो, ठीक है। वाकाटक कौन, नरेंद्र ने पहले आक्रमण किया था किसके ऊपर, वराहराज के ऊपर, ठीक है। अब वराहराज का बदला वराहराज का बेटा लेगा कौन, भवदत्त वर्मन, नरेंद्र को पराजित किया, नरेंद्र का बेटा आया कौन, पृथ्वीसेन द्वितीय। तो वहां पे भवदत्त वर्मन नहीं था, तो भवदत्त वर्मन नहीं था तो कौन था, अर्चपति भट्टारक था। अर्चपति जी से भट्टारक था तो नंदीवर्धन से हटाया और पुष्करी को भी आगजनी कर दिया, पूरा जला डाला, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ठीक है। अब भाई क्या, अब अर्चपति भट्टारक का, ठीक है, भाई आया गद्दी पर बैठा, कौन, स्कंदवर्मन। जब स्कंदवर्मन गद्दी पर आया तब पृथ्वीसेन द्वितीय नहीं था, तो बदला किससे लेता, उसके कोई उत्तराधिकार से, तो उत्तराधिकार भी नहीं था, लेकिन शासक उत्तराधिकारी बन के आया कौन था, देवसेन, गद्दी पर बैठा था। तो उसके समय क्या किया, आक्रमण किया। सबसे पहले आक्रमण नहीं किया, अब क्या किया, जो नष्ट हुआ पुष्करी तो फिर से बसाया, और पुष्करी का नाम क्या रख दिया, पोढ़ागढ़। पुष्करी का नाम परिवर्तित कर दिया और क्या रखा, पोढ़ागढ़। और नलों का पहला शिलालेख मिलता है यहीं से, ठीक है, याद रखिएगा। नलों का पहला शिलालेख, नलों का पहला शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। नलों का पहला शिलालेख कौन सा शिलालेख, कौन सा, पोढ़ागढ़ शिलालेख, पोढ़ागढ़ शिलालेख। किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, स्कंदवर्मन से, ठीक है। किससे संबंधित है, पोढ़ागढ़ शिलालेख, पोढ़ागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है, स्कंदवर्मन से, हाँ, ठीक है।
अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है, अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। भवदत्त वर्मन का रुद्धिपूर्ण ताम्रपत्र, ठीक है, चलिए गुड, ठीक है, चलिए ये देखो यहां पर लिखा हुआ है स्कंद वर्मन ने नष्ट भ्रष्ट पुष्करी को फिर से बसाया, ठीक है, और इसका नाम ही क्या कर देते पुष्करी से बदल के, पुष्करी से बदल के क्या कर दिया था, ओढ़ागढ़ बदल कर दिया था, क्या कर दिया था, ओढ़ागढ़, ठीक है, चलिए ठीक, यहां पर देखो लिखा हुआ है, ठीक, स्कंद वर्मन अर्थपति की अपेक्षा अधिक योग्य शासक था, ठीक, अपने राज्य को सुरक्षित कर उसने वाकाटकों पर आक्रमण किया। इस वाकाटक की गद्दी पर बैठा था पृथ्वीसेन की मृत्यु के पश्चात देवसेन बैठा था। कौन बैठा था, देवसेन, यहां पर मैं लिख दिया देवसेन। उसके बाद कौन आएंगे, हरिसेन, ठीक है। देवसेन विलासी तथा कमजोर शासक तथा कमजोरी का लाभ उठाकर स्कंद वर्मन ने विदर्भ के बहुत सारे भूभाग पर अधिकारी स्थापित कर लिया, ठीक है। स्कंद वर्मन वाकाटकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। ऐसे अवसर पर हरिसेन ने देवसेन को, ठीक है, गद्दी से हटाकर खुद शासन किया। यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक, कि हरिसेन ने देवसेन को हटाकर, ठीक है, हरिसेन ने देवसेन को हटाकर, ठीक है, गद्दी से हटाकर वाकाटकों की गद्दी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। हरिसेन ने नलों द्वारा विजित प्रदेश पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक, चलिए चलिए ठीक, चलिए। स्कंद वर्मा को नलान्व्य, यहां पर ऐसा नलान्व्य, नलान्व्य, ठीक है, और क्या कहा गया, पितामह कहा गया, पितामह। जननी का कृति कहा गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जननी का कृति कहा गया, कृति, जननी का कृति कहा गया, किसको, स्कंद वर्मा को, ठीक है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे उपाधि, ठीक है, और ऐसे चीजें आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अब देखो पोढ़ागढ़ मतलब पुष्करी को ही पोढ़ागढ़ किया, ठीक है, नाम बदल दिया, किसने, स्कंद वर्मन ने। अब पोढ़ागढ़ में यही क्या है, उन्होंने विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया था, पोढ़ागढ़, ठीक है। देखो यहां पर पोढ़ागढ़ है, ये कई बुक में ऐसा लिखा हुआ है पोढ़ागढ़, ठीक है, इसीलिए मैं इसको पोढ़ागढ़ ही समझता हूं, ठीक है, ठीक, चलिए। पोढ़ागढ़ में विष्णु के मंदिर का निर्माण कराया, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, चलिए। स्कंद वर्मा ने 450 से 500 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है, चलिए। उसके बाद है कौन, स्कंद वर्मा के बाद कौन आते हैं, स्कंद वर्मा के बाद आते हैं कौन, स्तंभराज, ठीक है, कौन आते हैं, स्तंभराज। पोढ़ागढ़ शिलालेख में और बात याद रखिएगा, पोढ़ागढ़ शिलालेख में क्या है, ठीक है। पोढ़ागढ़ शिलालेख जो प्रारंभ होता है, ठीक है, जब भी कोई शिलालेख प्रारंभ होता है तो कुछ ना कुछ वाक्य से होता है, ठीक है, कोई ना कोई वाक्य से होता है, ठीक। तो वैसे ही शिलालेख जो प्रारंभ होता है, कौन सा शिलालेख, पोढ़ागढ़ शिलालेख। तो पोढ़ागढ़ शिलालेख जो प्रारंभ होगा, ठीक है, प्रारंभ होता है वो है विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा, और विजयी रहेगा, ठीक। पोढ़ागढ़ शिलालेख जो प्रारंभ होता है वो वाक्य है, विजयी था, विजयी है, विजयी रहेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे हमको पता चले, कमेंट भी करिएगा, ठीक, चलिए, ठीक है। अच्छा एक और याद रखिए जी, ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बताया था 4 लोग हैं, ठीक है, ठीक, 3 बताया, 3 लोगों स्वर्ण सिक्के जारी करते। एक और याद रखिएगा, स्तंभराज, स्तंभराज, ठीक है, बताऊंगा। अब इसके बाद स्कंद वर्मन के बाद,
शासक हुए कौन? स्तंभराज। ठीक है, अगला शासक हुए कौन? स्तंभराज। स्तंभराज, स्तंभराज का प्रमुख अभिलेख अगर बात करें तो अभिलेख है क्या? कौन सा? कुलिया अभिलेख। कुलिया अभिलेख। कुलिया की बात करें तो यह है बालोद जिला में गांव, कुलिया गांव बोलते हैं इसको, कुलिया गांव। ठीक है, कौन सा जिला? बालोद जिला। कुलिया अभिलेख की बात करें, ठीक है, तो इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदवर्मन नहीं, सॉरी स्तंभराज ने, स्तंभराज ने सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे। ठीक है, किसने? स्तंभराज ने। ठीक, चलिए इसी के समय अगर बात करें, चलिए इसी के समय चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने इनके ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कीर्तिवर्मन प्रथम की बात करें तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने 2 नल शासक के ऊपर आक्रमण किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने 2 नल शासकों के ऊपर आक्रमण किया था। एक था स्तंभराज, एक की बात करें, एक था कौन? स्तंभराज, और एक का नाम था कौन? नंदराज। कौन था? नंदराज। ठीक है, चलिए एक का नाम था स्तंभराज और एक का नाम था नंदराज। तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने दोनों के ऊपर आक्रमण किया था, स्तंभराज और नंदराज के ऊपर, दोनों के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे। ठीक, इसके बाद शासक हुए कौन? नंदराज। बाकी कुछ जानकारी नहीं है, बस इतना याद रखो कीर्तिवर्मन प्रथम ने आक्रमण किया था इनके ऊपर। ठीक है, चलिए उसके बाद शासक हुए विरूपाक्ष ने पृथ्वीराज। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में भी। पृथ्वीराज का बेटा हुआ कौन? विरूपाक्ष। कौन हुआ? विरूपाक्ष। ठीक है, चलिए विरूपाक्ष की बात करें तो विरूपाक्ष का एक बहुत अच्छा दानपत्र है। ठीक है, दानपत्र। ठीक, ताम्रपत्र वगैरह नहीं, दानपत्र। दानपत्र जो है, ठीक है, उदयनदीरम दानपत्र, उदयनदीरम दानपत्र। ठीक है, बहुत बड़ा शिव भक्त था ये। ठीक है, शिव भक्त विरूपाक्ष। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अगर बात करें, ठीक है, कौन हुए? उसके पश्चात हुए, इसका बेटा हुआ विलासतुंग। विलासतुंग बहुत ही फेमस, ठीक है, शासक, बहुत ही फेमस शासक। ठीक है, कौन हुए? विलासतुंग। ठीक, चलिए विलासतुंग का अगर बात करें तो बहुत सारे शिलालेख अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके अभिलेख में प्रमुख राजिम अभिलेख, ठीक है, क्या मिला है? राजिम अभिलेख। विलासतुंग राजिम अभिलेख। राजिम के राजिम लोचन मंदिर से नलवंश शासक विलासतुंग का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसे पृथ्वीराज के बेटे विरूपाक्ष के उत्तराधिकारी विलासतुंग ने अपने स्वर्गीय पुत्र की पुण्य वृद्धि के हेतु निर्मित विष्णु मंदिर में लगवाया था। ठीक है, इस अभिलेख में उसके पिता विरूपाक्ष तथा पितामह पृथ्वीराज के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई है। ठीक है, चलिए यहां से ये वाला, ठीक है, विलासतुंग एक पराक्रमी शासक था। ठीक है, उसने अपनी तलवार से अपने शत्रुओं को पराजित किया। ये शत्रु कौन से हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। विलासतुंग के शिलालेख को उत्कीर्ण करने वाला दुर्ग हस्तिन था, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ये शिलालेख है राजिम शिलालेख, ठीक, इस शिलालेख को उत्कीर्ण करने वाला मतलब लिखने वाला, उत्कीर्ण करने वाला कौन था? दुर्ग हस्तिन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजीपीएससी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, क्योंकि जो डीप पूछा जा रहा है, डीप पूछा जा रहा है। ठीक है,
ये है शिलालेख को उत्कीर्ण करने वाला, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, पिछले बार भी देख लो आप, अलग अलग वंश से अलग अलग पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो ये है कि उसी पैटर्न को पकड़ो, ठीक है। तो उस पैटर्न को अगर पकड़ेंगे तो ये पैटर्न ये बन रहा है हमारा, ठीक है, कि भाई शिलालेख को उत्कीर्ण करने वाला कौन था? दुर्गाहस्तिन, जो जलहस्तिन का पुत्र था। किसका पुत्र था? जलहस्तिन का, ठीक है। चलिए, अब इसी दुर्गाहस्तिन के पुत्र ने बालाजुन के काल में, ठीक है, जो महाशिवगुप्त बालाजुन, जो पांडु वंश के, जो गंडेश्वर मंदिर के शिलालेख को उत्कीर्ण किया था, ठीक है। इसका नाम उल्लेखित नहीं है तो ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बस याद रखना दुर्गाहस्तिन, कौन सा शिलालेख? राजिम शिलालेख। कौन शिलालेख? राजिम शिलालेख को उत्कीर्ण किया था। राजिम शिलालेख विलासतुंग, ठीक है। चलिए, इसके अगर बात करें, है ना, थोड़ा समझिए और बता रहा हूं उसके बारे में, ठीक है, और शिलालेख की जानकारी मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा समझिए यहां पर, ये जो विलासतुंग है, विलासतुंग ने राजिम में विष्णु मंदिर का निर्माण किया था, विष्णु मंदिर बनवाया था। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण अलग अलग समय में हुआ था, ठीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का मंडप द्वार का तथा चारों कुलिकाओं का निर्माण विलासतुंग के समय में हुआ, ठीक है। अगर आप पूरा अगर पूछेंगे कि पूरे राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है इसके समय में हुआ, तो नहीं है। विलासतुंग ने क्या किया था? एक तो मंडप, ठीक है, आगे का सामने का मंडप द्वार जहां पर गर्भगृह है, ठीक है, वो वाला निर्माण, ठीक। 4 कुलिकाओं का निर्माण विलासतुंग के समय में हुआ है। ये क्वेश्चन, ये फैक्ट जो है, फैक्ट, ये चीजें डायरेक्ट आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, विलासतुंग के बारे में, ठीक। चलिए आगे थोड़ा सा कुछ फैक्ट और देख लेते हैं विलासतुंग के बारे में, ठीक। चलिए, अगर हम बात करें विलासतुंग, जो ये मंदिर बनाया है, कौन सा? राजीव लोचन मंदिर जो बना हुआ है, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर का जो शैली है, वो शैली कौन सा है? पंचायतन शैली। किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में। क्या होता पंचायतन शैली? हाँ, ठीक है, हाँ। ये क्या होते हैं? बीच में एक मुख्य मंदिर होगा, उसके आजू बाजू क्या होंगे? अलग अलग छोटे छोटे मंदिर होंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोले? 5 मंदिर का समूह, इसको बोलते हैं पंचायतन शैली, ठीक है। चलिए, राजीव लोचन मंदिर जो शैली जो बना है वो पंचायतन शैली में बना है, ठीक है। विलासतुंग का प्रमुख अभिलेख कौन सा? राजिम अभिलेख, ठीक। कोई चीज है, कोई दिक्कत है तो लिखते जाइए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद अलग से पढ़ाऊंगा फिर मैं, ठीक है। चलिए, अभी तक के शासक जो है क्या है? अब ये राजीव लोचन मंदिर जो है वो कौन से भगवान का है? विष्णु जी का, है ना, ठीक है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये धर्म कौन से मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। चलिए, ये जो है पराजित हुआ था, किससे पराजित हुआ था? ठीक है, चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होता है। पहले ही मैं ये बताया था, पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। आज का जो लेक्चर था ये यहीं पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब मैं महाशिवगुप्त बालाजुन आप लोग पढ़ा रहा था, ठीक है, उसी लेक्चर से। उसके बाद पृथ्वी व्याघ्र, उसके बाद अगला शासक पृथ्वी व्याघ्र। इसका भी एक दान पत्र है जिसको बोलते हैं, कौन सा दान पत्र? उदयनदिरम दान पत्र। उदयनदिरम दान पत्र से इसका शासन काल का जानकारी मिलता है। उदयनदिरम दान पत्र, ठीक है। उदयनदिरम, उदयन, हाँ, ये उदयनदिरम, हाँ, उदयनदिरम दान पत्र, ठीक है, से इसके शासन काल की जानकारी मिलती है, ठीक। दान पत्र, ठीक। चलिए, उसके बाद अगला शासक हुए भीमसेन देव बोलते हैं इसको, भीमसेन देव। और भीमसेन देव के बाद नरेंद्र धवल बोलते हैं, यही एक ही चीज है, नरेंद्र धवल, ठीक है।
नरेंद्र धवल की बात करें तो ये नलों का अंतिम शासक, नलों का अंतिम शासक, नलों का अंतिम शासक किसको बोलते हैं? नरेंद्र धवल को। ठीक है, नलों का अंतिम शासक नरेंद्र धवल। ठीक, चलिए आगे, नलों का अंतिम शासक नरेंद्र धवल। ठीक, चलिए नलों का अंतिम शासक। ठीक है, चलो उसके बाद थोड़ा सा और बता दे रहा हूं अंतिम शासक उसके बाद क्या हुआ। ये अगर बात करें तो नल का बहुत ही अयोग्य कमजोर शासक था। बाद में सोमवंशियों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, उड़ीसा के सोमवंश ने, और यहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और उड़ीसा के सोमवंश अपना एक क्या करते थे, एक उपाधि धारण करते थे जिसको बोलते थे त्रिकलिंगाधिपति। ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति क्या होता है इसको थोड़ा सा ओवरव्यू में बता दे रहा हूँ। ठीक ठीक है, थोड़ा समझिए। ये वाला अगर बात करें तो ये उड़ीसा है। ठीक है, ये उड़ीसा है। अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा वाला। ठीक, अब ये वाला आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये वाला आपका क्या है? बस्तर। ठीक है, तो अब यहां पर अगर बात करें तो ये उड़ीसा, और ये आपका दंडकारण्य या महाकांतार, महाकांतार बोलो, बस्तर बोलो, चाहे दंडकारण्य बोलो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो त्रिकलिंग किसको बोलते हैं? त्रिकलिंग किसको हम बोलेंगे? त्रिकलिंग। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सोमवंश को। ठीक है, त्रिकलिंग किसको बोलेंगे? तो बस्तर का दक्षिणी, मतलब बस्तर मतलब दक्षिण कोशल का दक्षिणी भाग। ठीक है, या सीधा सीधा मैं ये बोल सकता हूं इसको दंडकारण्य क्षेत्र। क्या बोलूं? दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, प्लस उड़ीसा का जो है पश्चिमी भाग, उड़ीसा का पश्चिमी भाग, ये पूरा भाग जो होगा ये पश्चिमी भाग होगा। ठीक है, उड़ीसा का पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। और यहां पर आंध्र प्रदेश का अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग, पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, यहां पर ऐसा बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। ये तीनों मिलाकर कराते हैं त्रिकलिंग क्षेत्र। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र, उड़ीसा का पश्चिमी भाग और आंध्र प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, ये तीनों मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिकलिंग। और यहां पर जो शासन करेगा, यहां पर जो अपने कब्जे में लेगा उसको बोलते हैं, वो एक उपाधि धारण करते थे त्रिलिंगाधिपति की, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ठीक। अब थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले अगर बात करें सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक, उपाधि धारण करने वाला शासक, तो सर्वप्रथम शासक जो है वो कौन थे? महाशिव तीवर देव थे। महाशिव तीवर देव। ठीक है, कौन थे? महाशिव तीवर देव। और वही अगर हम बात करें तो ठीक है, उसके बाद महाशिव तीवर देव के बाद अब ये कौन से वंश के थे? पांडु वंश के। कौन से वंश के थे? पांडु वंश के। सबसे पहले जो त्रिलिंगाधिपति के उपाधि धारण किया था पांडु वंश के महाशिव तीवर देव थे। ठीक है, बाद में उड़ीसा के सोमवंशियों ने, उड़ीसा के सोमवंशियों ने, ठीक है, सोमवंशियों ने क्या किया था? त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उड़ीसा के सोमवंश में बताऊंगा। ठीक है, ये कैसे उदय हुआ, क्या हुआ। ठीक है, ये पांडु से अपने आप को थोड़ा सा पृथक मानते, लेकिन कई बार पांडु वंश सोमवंश एक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या? उड़ीसा के सोमवंश। ठीक, उड़ीसा के सोमवंश, सोमवंश त्रिलिंगाधिपति। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको, ठीक, क्या है, चलिए मैंने बताया था कि महाशिवगुप्त के पश्चात गद्दी पर आने वाला उसका भाई रणकेसरी था। ठीक है, रणकेसरी और उसका बेटा कौन था? शिवनंदी। ठीक है,
शिवनंदी जो है कमजोर और अयोग्य शासक था, ये पहले ही बताया था मैंने। कमजोर और अयोग्य शासक होने के कारण ये जो है इसका क्या हो गया, ठीक है, ठीक, भारत में राष्ट्रकूट, चालुक्य, नल तथा बाण राजवंशों का अभ्युदय हुआ। इन सभी राजवंशों ने कौशल पर आक्रमण किए तथा इनकी सत्ता पर स्थापित, मतलब स्थापित हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें ये, अगर ठीक है, अच्छा कौशल लिखा है, कौशल, लेकिन कौशल से लगे दंडक क्षेत्र में नलों ने दक्षिण तथा पश्चिमी कौशल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, अधिकार स्थापित कर लिया था। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश से आकर बाण शासकों ने बिलासपुर के उत्तरी भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया। बाण वंशी शासक हम मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे। विक्रमादित्य, जयमल, जयमेरु, ठीक है, ये कहां से थे, ये उड़ीसा के थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से थे, आंध्र क्षेत्र। अब वो आगे कहां बस गए, उत्तरी क्षेत्र। अब यहीं से क्या होगा, कलिंग जो राज थे वहां पर क्या करेंगे, उसको संघ मुक्त तुम क्या करेंगे, तुम्बाण पर आक्रमण करेंगे और बाण वंश को वहां से खत्म करेंगे। और उसके बाद उसका जो भाई आएगा, कौन आएगा, ठीक है, कोकलदेव, और उसके बाद आपका कलिंग राज, ठीक है, सबसे छोटा भाई, ठीक है। तो वही क्या करेंगे, छोटा भाई को दे देंगे कलिंग राज को, और कलिंग राज तुम्बाण पर अधिकार करेंगे। तुम्बाण से कहां आएगा, रतनपुर, रतनपुर से फिर लोग क्या करेंगे, ठीक है, रतनपुर, उसके बाद रायपुर शाखा, 2 शाखा आगे जाएगी, उसके बाद से ठीक है चलती रहती है, ठीक, मध्यकालीन पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए, बिलासपुर को उत्तरी भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया। रतनपुर तथा कटघोरा के बीच स्थित पाली नामक स्थान पर बाण नरेश, ठीक है, बाण नरेश मल्लदेव के पुत्र विक्रमादित्य का बनवाया हुआ शिव मंदिर प्राप्त हुआ है, जिस क्षेत्र में बाणों की, ठीक है, उत्पत्ति की प्रामाणिकता या उपस्थिति की प्रामाणिकता करता है, ठीक है। चलिए, त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि कौन कौन धारण किए थे, बता दिया था, ठीक है। चलिए, क्या क्या है, कैसे कैसे है ये सब चीज, ठीक। सोमवंशी शासक, ठीक है, सोमवंशी की वंशावली, ठीक है, कौन कौन है, शिवगुप्त, ठीक है। शिवगुप्त की बात करें तो थोड़ा सा मैं बता दूं, इसके क्या थे संस्थापक, कौन थे, शिवगुप्त, ठीक है। शिवगुप्त के बाद अगर बात करें कौन, ये क्या कहा है, महाभौगुप्त जन्मेजय, ठीक है, महाशिवगुप्त ययाति, ठीक है, महाभौगुप्त द्वितीय भीमरथ, ठीक है, अभिमन्यु, हाँ, क्या, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूं, मैं बताऊंगा ना अभी कैसे याद रखना है इसको, कैसे कैसे याद रखना है मैं बता रहा हूं। देखो क्या होता है, जहां पर भी महाशिवगुप्त लिखा हुआ है, महाशिवगुप्त, ठीक है, अब उसका जो बेटा आएगा, ठीक है, या उसका कोई उत्तराधिकारी आएगा, वो क्या लिखता है, महाभौगुप्त लिखता है, क्या लिखता है, महाभौगुप्त, ठीक है। बहुत सारे मिलेंगे, तृतीय चतुर्थ ऐसे तक मिलेंगे, ठीक है, महाशिवगुप्त, ठीक है, महाभौगुप्त ऐसे भी मिलेंगे आपको, ठीक। चलिए, ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा यहां पर कैसे याद रखना है, देखो पहले कौन हुए शासक, शिवगुप्त, शिवगुप्त, ठीक है। शिवगुप्त के बाद, शिवगुप्त हो गया, शिव लिखा हुआ है, उसके बाद उसका बेटा कौन होगा, भौगुप्त होगा, महाभौगुप्त। तो यहां पर है महाभौगुप्त, और वो भी कौन होगा, प्रथम महाभौगुप्त, अरे यार क्या हो रहा है यार, ठीक है, महाभौगुप्त, महाभौगुप्त कौन होगा, प्रथम, ठीक है, महाभौगुप्त प्रथम। और इसको क्या बोलते हैं, जन्मजीय, क्या कहते हैं, महाभौगुप्त प्रथम होगा जन्मजीय, ठीक है, नाम याद रखना पड़ेगा, हाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। कई बार महाभौगुप्त ययाति आएगा, महाशिवगुप्त ययाति आएगा, ठीक है, तो कैसे उसको देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय का 2 पुत्र हुआ, ठीक है, एक का नाम था ययाति, ठीक है, ठीक। अब भौगुप्त है, उसके बाद फिर से कौन आ जाएगा, महाशिव,
महाशिवगुप्त, ठीक है, प्रथम ययाति, ठीक। उसके पश्चात फिर कौन आ जाएगा, यहां पर जो है कौन आ जाएंगे, एक पुत्र कौन हुआ, विचित्रवीर्य हुआ, विचित्रवीर्य, ठीक है। विचित्रवीर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अभिमन्यु, कौन होगा, अभिमन्यु, ठीक है। अब महाशिवगुप्त प्रथम ययाति है, तो इसका कौन होंगे, महाभावगुप्त प्रथम, अच्छा महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ होगा, महाभावगुप्त। इसमें सोमवंश के समय, ये सोमवंश दक्षिण अभी अधिकार करेंगे, ये अधिकार कर लिए हैं, ठीक है। यहां पर ये इनका वर्चस्व कायम है अभी, ठीक। इसके पश्चात अगर बात करें तो थोड़ा समय के लिए कहेंगे उदय होने के कगार पर रहेंगे छिंदक नागवंश बस्तर में, ठीक है। चलिए महाभावगुप्त, ठीक, कौन होगा, द्वितीय भीमरथ, द्वितीय भीमरथ होंगे, भीमरथ, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो, ठीक, ऐसे नोट डाउन कर लो, ठीक। बाकी बुक में तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक, हाँ, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, ठीक, तो ये आपके ये क्या मिलेंगे, उसके बाद ये शासक मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ हो गया, उसके बाद महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ, ठीक है। उसके बाद महाभावगुप्त, ये आपका आ जाएंगे क्या, तृतीय नहुष, ठीक है। महाभावगुप्त पंचम, ठीक है, पांचवे। उसके बाद शंकर ये आपका ययाति, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। महाराजपुर अभिलेख पूछा गया है किसका है, ठीक है। यहां से बोला गया कि कली का कमल किसे कहते हैं, ठीक है, कली का, हाँ, ठीक है, कली का कमल ऐसे कुछ है, या पृथ्वी का क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ पूछा गया है। द्वितीय परशुराम किसको बोलते हैं, ये भी आया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे आपको ये डिफाइन कैसे करेंगे, आप पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है, तो वही तो पढ़ा रहा हूं मैं। तो नाम से ही तो उसको पहचानेंगे क्या, कैसे, क्रम से नहीं 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 नहीं, अभी तक का क्वेश्चन नहीं बना है, ना आएगा। यहाँ पर ये आपको पूछ सकते हैं, यहाँ से ये पूछा कि त्रिकलिंग क्षेत्र कौन सा है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि को किसने किस धारण किया है, ठीक है। वंशावली नहीं पूछेगा भाई, वंशावली जो है एकदम नहीं पूछता, ठीक है। बस ये पूछेगा कि पांडुवंश के बारे में, ठीक है, आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, उसके स्थापत्य के बारे में बताइए, ठीक है, उसके समाज के बारे में बताइए, ठीक, उसके आर्थिक जो है स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, उसका ऐसा नहीं कि उसका बताइए, उसका लेख ऐसे लिखिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए पहले तो आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा इस पर फोकस कर लीजिए, है ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं, ठीक है। चलिए ये जो आपके कौन है, शिवगुप्त है, ठीक है। शिवगुप्त को छोड़कर सभी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन आया है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण नहीं की थी, शिवगुप्त ने नहीं किया था। शिवगुप्त को छोड़ के बाकी सभी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए उड़ीसा के सोमवंश में इसके थोड़ा सा शासकों का क्रम बता देता हूं, कम से कम ये याद तो रहे, ठीक है। चलिए उड़ीसा के सोमवंश में अगर बात करें तो पहला शासक कौन हुआ, शिवगुप्त, ठीक है। पहला शासक की बात करें तो पहला शासक हुआ कौन, शिवगुप्त, ठीक है। शिवगुप्त के बाद कौन होंगे, महाभावगुप्त, महाभावगुप्त प्रथम जन्मजेय बोलते इसको, जन्मजेय, ठीक है। महाभावगुप्त प्रथम जन्मजेय, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका दो पुत्र होंगे, एक कौन होगा, महाशिवगुप्त,
महाशिवगुप्त प्रथम, ययाति, ठीक है। उसके बाद ये कौन होगा, ठीक है, विचित्रवीर्य। कौन होगा, विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य का पुत्र होगा कौन, अभिमन्यु, ठीक है। विचित्रवीर्य का पुत्र होगा कौन, अभिमन्यु, ठीक। चलिए अब महाशिवगुप्त का पुत्र होगा प्रथम, क्या होता है, शिवगुप्त फिर भवगुप्त, तो यहां पर होगा महाभवगुप्त, ठीक है। द्वितीय क्या होगा, ठीक है, भीमरथ, ठीक है, भीमरथ, ठीक है। उसके बाद इसका पुत्र कौन होगा, महाशिवगुप्त, द्वितीय, ठीक, धर्मरथ, धर्मरथ, ठीक है। देखो यहां पर भवगुप्त प्रथम है तो भवगुप्त द्वितीय होगा, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति है तो यहां पर महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ होगा। प्रथम कौन है, ययाति, द्वितीय धर्मरथ, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर जो क्या है, महाभवगुप्त क्या द्वितीय है, तो यहां पर क्या होगा, महाभवगुप्त कितने कौन सा होगा, तृतीय होगा, महाभवगुप्त तृतीय, तृतीय, ठीक है। और तृतीय होगा कौन, नहुष के नाम से, नहुष, ठीक है। और उसके बाद कौन होगा, इंद्ररथ, कौन होगा, इंद्ररथ, ठीक है। चलिए अभिमन्यु, अभिमन्यु के बाद, ठीक है, महाशिवगुप्त द्वितीय हुआ ना, ठीक है। तो यहां पर होगा महाशिवगुप्त तृतीय, कौन होगा यहां पर, महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त तृतीय, ठीक है। तृतीय चंडीहर, ठीक है, तृतीय चंडीहर, चंडीहर। और चंडीहर के पश्चात होगा उद्योत केसरी, इसको क्या बोलते हैं, महाभवगुप्त। यहां पर तृतीय है महाभवगुप्त, तो यहां पर क्या होगा, महाभवगुप्त चतुर्थ होगा, चंडीहर, चंडीहर, हर जी, हर, चंडीहर, ठीक है। महाभवगुप्त चतुर्थ ये कौन होगा, उद्योत केसरी होगा। अब महाभवगुप्त कौन सा हुआ, तृतीय, ठीक है। अच्छा महाभवगुप्त चतुर्थ हुआ है ना, ठीक है। चलिए यहां पर होगा महाशिवगुप्त चतुर्थ, चतुर्थ होगा ये, ठीक है। उसके बाद यहां पर महाभवगुप्त, भवगुप्त पांचवा होगा, पांचवा कर्णकेसरी, कर्णकेसरी यही क्या होगा, लास्ट अंतिम शासक होगा, कर्णकेसरी। महाशिवगुप्त चतुर्थ होगा ना, ठीक है। महाशिवगुप्त, एक मिनट, तृतीय होगा, फिर यहां पर एक मिनट ना, अच्छा चतुर्थ, महाशिवगुप्त चतुर्थ, चतुर्थ होगा जन्मजेय, 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 ठीक है। महाशिवगुप्त चतुर्थ होगा जन्मजेय, ठीक है। उसके बाद शासक होंगे कौन, कर्णकेसरी, महाभवगुप्त पंचम, कर्णकेसरी, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है, ठीक। यहां पर पूरा याद नहीं रखना है, एक तो आपको याद रखना, देखो यहां पर कैसे, शिवगुप्त, शिवगुप्त के बाद ये आपका जन्मजेय, ययाति क्रम से, जहां पर भवगुप्त होगा उसका शिवगुप्त, फिर उसके बाद कौन होगा, भवगुप्त, फिर उसके बाद शिवगुप्त होगा। अब क्रम में 1 2 3 जमा देना, ठीक है। जैसे कि शिवगुप्त है यहां पर, इसको छोड़ दो, शिवगुप्त के बाद महाभवगुप्त हो गया, जन्मजेय। उसके बाद उसका बेटा हुआ कौन, ययाति, महाशिवगुप्त प्रथम हुआ है ना, ययाति, विचित्रवीर्य, ययाति। महाशिवगुप्त के बाद कौन होगा, महाभवगुप्त होगा ना, ये भी अगर बात करें यहां प्रथम है तो यह द्वितीय हो जाएगा, तो ये हुआ भीमरथ, ठीक है। उसके बाद धर्मरथ, तो यहां पर महाशिवगुप्त प्रथम है, ये दूसरा होगा धर्मरथ, ठीक। चलिए इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक। उड़ीसा के सोमवंश में हम इतने शासकों के बारे में देखेंगे, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि किसको किसको क्या कहा गया है, किसका किसका क्या क्या अभिलेख है, ठीक है। बहुत
इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पूछा गया है अभिलेखों के बारे में। आवाज आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन वाले? कमेंट करिएगा। चलिए, सर्वप्रथम ज्ञात शासकों में शिवगुप्त प्रथम नाम आता है, ठीक है, इन सभी शासकों में, ठीक। चलिए, उसके पुत्र जो महाभौगुप्त प्रथम थे, जैसे कि मैंने बताया था, जन्मेजय के अभिलेख द्वारा प्राप्त होता है कि इसका क्या थे, मेरे पिता शिवगुप्त थे, ठीक है। चलिए अभिलेख में शिवगुप्त को सार्वभौम शासक निरूपित करते हुए उसके नाम के आगे परम भट्टारक उपाधि, नाम के आगे मतलब उपाधि, कौन कौन सी उपाधि, परम भट्टारक, महाराजाधिराज तथा परमेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है, ठीक है। चलिए, शिवगुप्त जो थे वो कौन से धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म को मानने वाले थे, तथा परम महेश्वर की उपाधि उसने धारण की थी, ठीक है, ठीक, परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए, शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग ने दक्षिण कोसल, ठीक है, कलचुरी शासक, शिवगुप्त को पराजित कर पाली पर अपना अधिकार स्थापित किया था और शिवगुप्त को विवश होकर दक्षिण कोसल से उड़ीसा में प्रस्थान करना पड़ा था, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव दिखाई नहीं पड़ता। कई बार ऐसा बोला जाता है कि मुग्धतुंग ने इन पर आक्रमण किया होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या थे, आक्रमण करने के पश्चात उनके क्षेत्र को हथियाए नहीं, ठीक है। चलिए, अब इनको अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, सभी सोमवंशियों ने उनका उपाधि क्या था, त्रिकलिंगाधिपति। तो शिवगुप्त एकमात्र ऐसा शासक है, ठीक है, जिसने कभी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं की थी, धारण नहीं किया था, ठीक है। हाँ, शिवगुप्त का बताया, हाँ, इस वही तो बोल रहा हूँ, शिवगुप्त जो है, ये जो शासक थे वो कभी त्रिकलिंगाधिपति को धारण नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद के शासक जो आएंगे वो क्या करेंगे, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने बताया हूँ जी ऐसा कि शिवगुप्त ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है, एग्जाम में आया तो ये क्वेश्चन, ठीक है, हाँ ना, ठीक, ठीक है, तो याद रखिएगा। शिवगुप्त के बाद जितने भी शासक है ना, वो सबने जारी किए, वो सबने वो क्या किया था, धारण किया था, ठीक है। चलिए, शायद आपने गलत सुना, ठीक है। चलिए, उसके बाद महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय, ठीक है, इसको अन्य नाम से हम जानते हैं, क्या, एक तो क्या, स्वभाव तुंग के नाम से जाना जाता है, किसको, महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय को, स्वभाव तुंग और धर्म कंदर्प, उपाधि नहीं है ना, इसका अलग नाम है, अन्य नाम, धर्म कंदर्प, ठीक है, और स्वभाव तुंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे धर्म कंदर्प तथा स्वभाव तुंग भी कहा गया है, ठीक है। चलिए, इसका अगर बात करें, ठीक है, इसका एक ताम्रपत्र जो है सोनपुर ताम्रपत्र, ठीक है, कौन सा ताम्रपत्र, सोनपुर ताम्रपत्र, ठीक है, ताम्रपत्र में सोनपुर ताम्रपत्र, ठीक है, सोनपुर, और आज वर्तमान सुवर्णपुर, मतलब उसको सोनपुर को वर्तमान है सुवर्णपुर कहा जाता था, सोनपुर ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है इसको। 4 अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। अभिलेख में अगर बात करें तो अभिलेख में आपका पहला अभिलेख मुर्सिमा से, बरांगीर, ठीक है, मुर्सिमा अभिलेख। दूसरा अभिलेख में आपका, ठीक है, ठीक, 4 अभिलेख में मुर्सिमा, ठीक है, ये अगर बात करें सोनपुर, ठीक है, और अगर बात करें 4 अभिलेख मुर्सिमा से प्राप्त होते हैं, ऐसा बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। चलिए, 4 अभिलेख में आपका जो है ये कहां से, मुर्सिमा से प्राप्त होते हैं बोल रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, एक अगर बात करें तो यहां पर संबलपुर से, सारंगगढ़ और सिरपुर क्षेत्र पर भी इनका अधिकार रहा, ये माना जाता है, ठीक है। ये अपने आप को कौशलेंद्र कहलाने लगे, ठीक है, क्या कहा जाता था इसको, कौशलेंद्र। क्यों कौशलेंद्र कहते थे, कि कौशल वाले क्षेत्र में, सारंगगढ़ सिरपुर वाले क्षेत्र में इनका अधिकार था, इसीलिए इसको कौशलेंद्र कहा जाता था, ठीक है। किसको, धर्म कंदर्प, स्वभाव तुंग या जन्मेजय, महाभौगुप्त प्रथम, ठीक है। चलिए, अब देखो, महाभौगुप्त, पहली बार महाभौगुप्त ने त्रिकलिंगाधिपति की पदवी धारण की थी,
तो कहने का मतलब है कि शिवगुप्त ने तो किया ही नहीं था, पहली बात तो यही कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए त्रिकलिंगाधिपति को पदेदार कौन धारण करेगा? कौन धारण करता है? जिसने दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है, उड़ीसा के पश्चिमी भाग और आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग पर जो उसने अधिकार कर लिया उसको त्रिकलिंगाधिपति कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलिए कलचुरी नरेश जो युवराज देव थे, ठीक है, उसके एक अभिलेख आते बिलहरी अभिलेख। ठीक है, चलिए अच्छा इसको इतना याद रखिएगा महाभागुप्त प्रथम में। ठीक है, चलिए ठीक, अब याद रखिएगा महाभागुप्त प्रथम के बेटे महाशिवगुप्त प्रथम ययाति देखे थे, ययाति प्रथम था और एक बेटा और था, नाम था क्या नाम था उसका? ये अरे भाई महाभागुप्त प्रथम जन्मेजय का 2 पुत्र था, एक पुत्र कौन? ययाति था, विचित्रवीर्य। ठीक है, गुड, चलिए ठीक। कहा जाता है कि 8वें वर्ष के पटना अभिलेख से ज्ञात होता है कि सोमकुल के शासक स्वभावतुंग, ठीक है, ठीक है, स्वभावतुंग ने चेदियों को पराजित किया था और युद्ध में लूट कर ले जाई गई स्त्रियों को वापस लाया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि युद्ध जो किया था, ठीक है, तो उस स्त्रियों को लूट के ले गए थे, ठीक है, डाहलवाल क्षेत्र में, ठीक है, चेदियों ने, तो उसको क्या करते हैं वापस लाया था किसने? इस महाभागुप्त ने। ठीक है, प्रथम जो है आपका ययाति, ठीक है, महाशिवगुप्त प्रथम, ये महाभागुप्त प्रथम जन्मेजय। ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। ठीक है, जन्मेजय के बाद उसका पुत्र कौन हुआ? महाशिवगुप्त प्रथम ययाति गद्दी पर आया। इसके 4थे वर्ष से 28वें वर्ष तक ताम्र अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 28 वर्ष तक इन्होंने राज किया। शासन अगर बात करें तो 28 वर्ष तक शासन किया किसने? इस ययाति ने। जन्मेजय के बाद उसका पुत्र ययाति ने 28 वर्ष तक ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसी आधार पर इसका शासनकाल 30, ठीक है, 30 से 35 वर्ष का माना गया है। कहने का मतलब है कि 28 वर्ष मिला है इसको, 28 नहीं इसको, ठीक है, अधिकतम 30 से 35 वर्ष तक शासन किया होगा ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए बाकी मतलब ताम्रपत्र नहीं मिले हैं, 28 वर्ष तक ताम्रपत्र मिले हैं, बाकी के ताम्रपत्र नहीं मिले, मतलब इसका शासनकाल माना जाता है कितना? 30 से 35 साल तक। ठीक है, चलिए इन्होंने एक नगर बसाया था जिसको बोलते हैं ययाति नगर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने ययाति नगर की स्थापना की थी, ययाति नगर बसाया था किसने? ययाति प्रथम, मतलब ये आपका महाशिवगुप्त प्रथम ययाति ने। ठीक, ययातिपुर या ययाति नगर। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इनका एक प्रमुख अभिलेख है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मारन-जुमुर अभिलेख। अभिलेख की बात करें तो प्रमुख अभिलेख इसका मारन-जुमुर अभिलेख। मारन-जुमुर एग्जाम में आया था ये सीजीपीएस से। ठीक है, मारन-जुमुर अभिलेख। ठीक, चलिए अपने नाम पर ययाति नगर रखा हुआ यही विनीतपुर। ठीक है, विनीतपुर, ठीक है, यही विनीतपुर आपको क्या है? ययाति है। विनीतपुर बोले चाहे ययाति बोले, बाकी के जो आएंगे जो शासक इसी को क्या बनाएंगे? राजधानी बनाएंगे। ठीक है, अगर बात करें महाशिवगुप्त प्रथम ययाति का त्रिपुरी के कलचुरियों से बैर भाव चल रहा था। ठीक है, पटना दान पत्र से ज्ञात होता है कि उसने चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित कर डाहल को जलाकर उजाड़ दिया। ठीक है, ये सब अभिलेख में मिला है। ठीक है, कौन सा अभिलेख में? महाराजपुर अभिलेख में सब मिला है इसमें। ठीक है, डाहल के कलचुरियों में दुर्गराज नामक शासक का नाम प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ठीक, महाशिवगुप्त के समकालीन डाहल में युवराज देव प्रथम का शासन था, उसमें त्रिकलिंगाधिपति को धारण की थी, जिसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि युवराज देव ने, ठीक है, कलचुरी वाले शासक युवराज देव, ठीक, उड़ीसा पर आक्रमण का सोमवंशी नरेश को पारित किया रहा होगा। ठीक, चलिए कई बार ये मानते हैं कि ये जो युवराज देव है, युवराज देव कौन? युवराज देव कलचुरी शासक, त्रिपुरी के कलचुरी पढ़ते ना, त्रिपुरी कलचुरी अलग अलग कल्चर पढ़ते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी कहाँ क्या करेंगे? कलिंग आपके तुमान पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो युवराज देव का नाम ही कई बार मानते हैं कि ये दुर्गराज होगा। ठीक है, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है
उसके बाद द्वितीय भीमरथ। ठीक है, जितना अब बता रहा हूं उतना ही याद रखिए, जो फैक्ट चीज है वो बता रहा हूं। ठीक है, महाभौगुप्त द्वितीय भीमरथ कौन है? भीम। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए इसका अगर बात करें, द्वितीय भीमरथ गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसी के आधार पर उनका शासनकाल 20 वर्षों का माना गया है, 955 से 975 समथिंग लगभग। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर चलिए भीमरथ इतना, ठीक है, इसको इतना माननी है ऐसा। ठीक है, चलिए उसका ताम्रपत्र। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा। ठीक है, चलिए उसके बाद धर्मरथ। ठीक है, भीमरथ के 3 पुत्र हुए, भीमरथ के 3 पुत्र। एक में कौन? धर्मरथ। चलिए इसके 3 पुत्र में, किसके? भीमरथ के। ठीक है, भीमरथ बताया था, भीमरथ के 3 पुत्र। एक पुत्र का नाम था कौन सा? धर्मरथ। एक नाम था नहुष और एक नाम था इंद्ररथ। इंद्ररथ। ठीक है, चलो ठीक, चलिए यही जो अगर बात करें, यही जो धर्मरथ है ना, धर्मरथ, इसके बाद कौन बनेगा? धर्मरथ ज्येष्ठ पुत्र था तो यही शासन किया। ठीक है, चलिए तीनों भाई में धर्मरथ सबसे बड़ा था, वही गद्दी पर बैठा। धर्मरथ महाशिवगुप्त द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। उसका 11वें राज्य वर्ष का मात्र एक ही ताम्रपत्र प्राप्त, इसमें उसे परम महेश्वर, परम भट्टारक, महाराज अधिराज परमेश्वर, ठीक है, सोमकुल तिलक, त्रिकलिंगाधिपति आदि उपाधि से विभूषित किया जाता है। ये बात उपाधि लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक धर्मरथ का अगर बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है मोहनपारा। मोहनपारा अभिलेख, मोहनपारा अभिलेख संबंधित है धर्मरथ से। मोहनपारा अभिलेख, ठीक है, धर्मरथ। ठीक है, चलिए इसी धर्मरथ को द्वितीय परशुराम कहा जाने लगता है। ठीक, कहा जाता है द्वितीय परशुराम। द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम, हाँ, मोहनपारा अभिलेख द्वितीय परशुराम कहा जाता है इसको। अच्छा, ये थोड़ा सा भीमरथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख लो ना इसको। ठीक, ये जो भीमरथ है, ठीक, ये जो भीमरथ है, इस भीमरथ को अगर बात करें, भीमरथ को, इसको पृथ्वी का वैभव तथा कली का कल्पवृक्ष कहा जाता है। कली का कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष कहा गया है, कल्पवृक्ष कहा गया, कली का कल्पवृक्ष भीमरथ को। ठीक है, चलिए इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय परशुराम। धर्मरथ को क्या कहा गया है? द्वितीय परशुराम। ठीक है, और इनके मुद्राओं में, इनके मुद्राओं में, मुद्राओं में क्या लिखा हुआ है? क्या है? अंकन है। किसका अंकन है? ठीक है, बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन है। बैठी हुई लक्ष्मी, लक्ष्मी का अंकन है इनकी मुद्राओं में। ये भी लिखिए। ठीक है, लक्ष्मी का अंकन है। ठीक, चलिए उसके बाद महाभौगुप्त तृतीय नहुष। ठीक है, धर्मरथ के पश्चात जो है नहुष क्या हुए? शासक बने। धर्मरथ, नहुष, फिर इंद्ररथ। ठीक है, चलिए धर्मरथ संतानहीनता था, इसके पश्चात उसका भाई, ठीक है, नहुष शासक बना। ठीक है, थोड़े ही समय शासन कर पाया। ठीक है, धर्मरथ के विजय अभियान में उसके सौतेले भाई इंद्ररथ का महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए धर्मरथ ने, ठीक है, किसको, ये धर्मरथ ने इंद्ररथ को क्या बना दिया? एक प्रमुख क्षेत्र दे दिया था। ठीक है, किसको? इंद्ररथ को। तभी इंद्ररथ आगे शासन करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक,
चलिए ये देखो, इंद्ररथ ने ऑर्डर प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, मात्र नहुष का शासनकाल मात्र 15 वर्ष का था। इंद्ररथ, ठीक है। अब मैंने आपको एक बार बताया है, विचित्रवीर्य का एक क्या था, पुत्र था अभिमन्यु, है ना। चलिए अभिमन्यु क्या है थोड़ा समझिएगा। नहुष की मृत्यु के पश्चात इंद्ररथ गद्दी पर बैठा। इसकी मां का नाम दुर्गा था। इंद्ररथ के शासन को इसी वंश के अन्य व्यक्ति अभिमन्यु ने चुनौती दी, जो जन्मेजय का पौत्र विचित्रवीर्य का पुत्र चंडीहर का पिता था। चंडीहर का पिता अभिमन्यु ही था। ठीक है, अभिमन्यु को वत्सराज का सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, वत्सराज के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती। मतलब कहने का मतलब है कि इंद्ररथ पर आक्रमण कर उसे उसका साथ देने का अनेक अधिकारियों का युद्ध मतलब कहने का मतलब है कि अभिमन्यु ने इंद्ररथ का वध कर दिया। ठीक है, ठीक है। इंद्ररथ की मृत्यु युद्ध में हुआ। इंद्ररथ का वध किसने किया? अभिमन्यु ने। किसने कर दिया? अभिमन्यु ने। ठीक है, उसके बाद कौन हुआ? अब देखो कौन हुआ? अभिमन्यु। अभिमन्यु का अब वंश आएगा। अब वंश आएंगे, अब वो क्या करेंगे? जैसे आप बोले महाशिवगुप्त महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त और महाभवगुप्त शासन कर रहे हैं, तब कब करेंगे? इनका नाम इंद्ररथ, धर्मरथ, नहुष, ये इनका व्यक्तिगत नाम है। जैसे ही ये क्या कर रहे हैं? शासन सत्ता संभालने लगते हैं, जैसे ही इनका क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, राज्य पे बैठे हो उत्तराधिकार बनते हैं, राज्याभिषेक बोलते हैं। राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक में इनका नाम राजवंश के नाम पर चलता है, जैसे कि महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त, ऐसा टाइप का। तो उसके बाद है कौन आएंगे? महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर, ये आए। और इनका नाम फिर से क्या हुआ? ययाति हुआ। क्या हुआ? ययाति। ठीक है, राज्य किए, राज कर रहे हैं वहां पर। सोमकुल है, ये सोमवंश है। ठीक है, अब ये शासक बन गए, इनका राज्याभिषेक हो गया। तो अब जैसे कि अगर महाभवगुप्त हुआ होगा तो ये महाशिवगुप्त हुआ है। ठीक है, इसके पहले क्या पढ़े थे? इंद्ररथ, है ना। उसके पहले क्या पढ़े थे? भवगुप्त, नहुष पढ़े थे, तभी तो ये महाशिवगुप्त आया। हाँ हाँ, व्यक्तिगत नाम इनका ययाति है, चंडी है, ठीक है, विचित्रवीर्य है, ऐसा टाइप का है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ, शासन सत्ता में इनका नाम चल गया महाशिवगुप्त तृतीय, महाभवगुप्त चतुर्थ, ऐसा। ठीक है, चलिए। जिन परिस्थितियों में इंद्ररथ तो उसे परिवार को पालित कर बंदी बनाया गया था, उसमें इंद्ररथ के वंशज को गद्दी प्राप्त होना संभव था। ठीक है, अभिमन्यु, ठीक है, जिसका वध मतलब अभिमन्यु द्वारा वध किया गया था इंद्ररथ का, के पुत्र ययाति चंडीहर को ढूंढ कर लाया गया तथा सोमवंशी शासन को चलाने के लिए उसका राज्य तिलक किया गया। पर्वतीय अभिलेख में ययाति तथा चंडीहर कहा गया। ठीक है, ययाति चंडीहर, ठीक है, ययाति चंडीहर ऐसा कहा गया। ठीक, चलिए चलिए, ठीक है। इसके बाद जो है, इसमें अगर बात करें, इसका अगर बात करें तो जो उद्योत केसरी के अभिलेख मिलते हैं, इसमें भी इसका वर्णन है, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए देखो, इसको भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी इसने भी। ठीक है, यह शिवगुप्त को छोड़ के सभी लोगों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। उद्योत केसरी की मां कलावती के भुवनेश्वर अभिलेख से उद्योत केसरी की विजय की सूचना प्राप्त होती है। कहने का मतलब है, एक याद रखना है आपको, भुवनेश्वर अभिलेख, बहुत सारे नाम होते हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं क्या क्या पूछा जाएगा। ये सब क्या है? शैव मतावलंबी, मतलब शैव धर्म को मानने वाले सभी लोग। ठीक है, उसके महाशिवगुप्त जन्मजेय, ठीक है, चतुर्थ महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मजेय के नाम से। ठीक, नहीं नहीं नहीं, प्राचीन काल में नहीं पूछेगा, प्राचीन काल में नहीं पूछेगा। ऐसे अब पूछेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है। यहाँ पर केवल अभिलेख ताम्रपत्र से आया है। ठीक है, लेकिन हाँ, किसका बेटा, मतलब यहाँ पर ये बोल सकते त्रिकलिंगाधिप उपाधि किसने क्या धारण की थी, ये सब यहाँ पर पूछा गया है और यही पूछा जाएगा। ठीक है, एंशिएंट में आपको सबसे अब मिडाइवल में जाएंगे और हाँ, पूरा डेट याद रखना, वहां से पूरा डेट, हाँ, कलचुरी से पूरा डेट याद रखना है आपको। ठीक है, डेट याद हाँ करना ही पड़ेगा, डेट याद। ठीक है,
चलिए, उसके बाद महाशिवगुप्त पंचम, ठीक है, कौन? कर्ण, अंतिम शासक हुआ, ठीक है, कौन? महाशिवगुप्त पंचम कर्ण, ठीक है। चलिए, अंतिम शासक था, ठीक। ये अगर बात करें तो अनंत वर्मन चोड़गंग ने उत्कल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, मतलब उड़ीसा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद से यही चोड़गंग जो है, जो गंग वंश शासक थे, ठीक है, इनको इन्होंने हटा दिया और उस पर अधिकार कर लिया। अब जब उस पर वहां पर क्या होंगे, उत्कल क्षेत्र में कौन होंगे? गंग वंश शासक होंगे, तो वहां पर कौन होंगे? कलचुरी होंगे, ठीक है। दक्षिण कोसल पर कौन होंगे? कलचुरी, रतनपुर कलचुरी। और यही क्या करेंगे, आप देखेंगे रत्न तृतीय का चोड़गंग से युद्ध हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये पंचम कर्ण को क्या करते हैं? हटा देते हैं, महाशिवगुप्त पंचम, ठीक है, कर्ण केसरी बोलते हैं, कर्ण केसरी को हरा के यहाँ पर इसकी सत्ता को समाप्त करते हैं, ये वाला सोमवंश का। बस इसमें जो बताया हूँ वो बस याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। चलिए, ठीक, नहीं डेट में ध्यान नहीं देना है यार, विवादित है, पता, हर एक का एकदम पर्टिकुलर नहीं, विवादित है। जहां पर विवादित है वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता। इतिहासकार में ही विवादित है तो आपको कैसे पूछेगा वो, है ना। कई इतिहासकार श्याम कुमार पांडे जी अलग मानते हैं, ठीक है, राम कुमार बिहार जी अलग मान रहे हैं, ठीक, तो आपको कैसे पूछेगा आयोग, क्योंकि वो इतिहासकार ही कंफ्यूज है। तो आयोग को ये पर्टिकुलर एग्जैक्टली मालूम नहीं है, इसलिए प्राचीन में आप देखेंगे डेट नहीं पूछता, ठीक है। हाँ, कुछ डेट पूछ सकते हैं, कुछ डेट ही पूछता है, एकदम नाम मात्र के, जैसे कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का डेट पूछ लिया था, शासनकाल कब से कब तक है, तो क्या उसका एग्जैक्टली उसका विलेख में जिक्र है, इसीलिए वहां पर वो पूछ दे रहा है, ठीक है। 639 ईस्वी में वेनसांग आया था, सब जानते हैं, तो वो डेट एग्जैक्टली है तो वो डेट पूछ लेता है ना भाई, तो ऐसा डेट पूछ सकता है, ठीक। आज का क्लास यही हम खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी आपका मध्यकालीन से फिर हम मध्यकालीन स्टार्ट करेंगे, कलचुरी, ठीक।